इमोशनल डिसेबिलिटी या फिर इसको कहा जा सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें मेनली जो इफेक्ट हो रहा होता है वो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होती है। एजुकेशनल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि बच्चा या तो एंजाइटी का शिकार होगा या डिप्रेशन का शिकार होगा या सोशली आइसोलेटेड हो चुका होगा, वो एक कोने में बैठा रहेगा, उससे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि मेरे इर्द गिर्द मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to zachabachcha.com website. I am Dr. Aruj Khan. I am pediatric physiotherapist. और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन की बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हु आर स्पेशल किड्स। स्पेशल किड्स किनको कहा जाता है? स्पेशल से मुराद है खास मखसूस तरीन बच्चे। स्पेशल किड कौन होता है मैं आपको बताती हूँ, जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि फिजिकल डिसेबिलिटी, जिस्मानी कमज़ोरी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, नशोनुमा में कमी। थर्ड पे आ जाएगा इमोशनल और लर्निंग डिसेबिलिटी। इमोशनल से मुराद एहसासात में कमी रह जाती है, लर्निंग सीखने की सलाहियत कम होती है या नहीं होती है। फोर्थ पे आ जाएगा हमारे पास सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी से बेसिकली मुराद ये है कि सेंसेस, हिस की कमी, कोई एक आधी हिस की कमी रह जाएगी बच्चे के अंदर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी को। फिजिकल डिसेबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों की कमज़ोरी इतनी शिद्दत की होती है कि बच्चा अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा होता। जो उसके मसल का, उसके चलने की सलाहियत कम हो जाती है या वो होती ही नहीं है, और अगर वो चलता है तो किसी सपोर्ट के साथ चलता है। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा कि बच्चे की मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर इतनी कम हो जाती है कि बच्चे को कहते हैं ना कि एक हाथ मिलाने के जोगे भी नहीं रहता, उसका हाथ उठा ही नहीं पाता। और उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाएगा कि बच्चे का या तो एक हाथ नहीं होता या कोई एक टांग नहीं होती, जिससे वो माजूरी का शिकार हो जाता है। मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है कि बच्चा ना तो अपने बटन बंद कर सकता है, ना वो कुछ लिख सकता है, वो पेंसिल ही नहीं पकड़ सकेगा, उसके हाथों में इतनी ताकत ही नहीं होगी, तो वो किस तरह से ये सारे काम कर सकेगा। तो इसके लिए हम फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और हम उससे रब्ता करते हैं, और वो आप लोगों को एक अच्छी फिजियोथेरेपी जो होती है बच्चे को बहुत अच्छा ओवरकम कर लेती है, और बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ ऑलमोस्ट आ सकता है, अगर उसको अच्छे टाइम पे और सही टाइम पर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर दी गई। सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इसके अंदर बेसिकली 4 चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं: फिजिकल, लर्निंग, बिहेवियरल और लैंग्वेज। 4 एरियाज़ को ये इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है कि हम कहते हैं कि आपने आमतौर पे नोट किया होगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी हम हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि बच्चे ने नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, गर्दन कब टहराई, बच्चे ने बैठना कब शुरू किया, बच्चे ने लोगों को पहचानना कब शुरू किया, बच्चे का पहला कदम कब आया, और बच्चे ने अपनी वॉक कब स्टार्ट की, उसने अपनी क्रॉलिंग कब स्टार्ट की। ये सारी चीज़ों को नोटिस में रखना और इन चीज़ों को देखना कि ये सही वक्त पर आ रही हैं, ये बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इमोशनल डिसेबिलिटी या फिर इसको कहा जा सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें मेनली जो इफेक्ट हो रहा होता है वो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होती है। एजुकेशनल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि बच्चा या तो एंजाइटी का शिकार होगा या डिप्रेशन का शिकार होगा या सोशली आइसोलेटेड हो चुका होगा, वो एक कोने में बैठा रहेगा, उससे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि मेरे इर्द गिर्द मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होगा। उसकी जो सीखने की सलाहियत होगी वो इतनी कम होगी कि उसे हमें बार बार बोल कर उसको एक चीज़ हमें याद करवानी पड़ेगी या सिखानी पड़ेगी। तो ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चा शायद वैसे ही बीमार है तो कोने में बैठा हुआ है, चुप क्यों बैठा हुआ है। हमें हर चीज़ को नोटिस में लेना चाहिए कि बच्चा किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में तो नहीं है। उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास आ जाती है सेंसरी इम्पेयरमेंट और सेंसरी डिसेबिलिटी। आपको नाम से आइडिया होगा कि इधर कोई सेंस की बात हो रही है, मतलब हिस की बात हो रही है। या तो बच्चे की जो सुनने की सलाहियत होती है वो नहीं होती है इसके अंदर, या फिर बच्चे की जो बिनाई होती है उसमें या तो कमी होती है या वो आंखों की बिनाई होती ही नहीं है, रोशनी नहीं होती, मतलब वो नहीं देख सकता। या तो वो पार्शियल इम्पेयरमेंट होगा या फिर टोटल इम्पेयरमेंट होगा, या तो थोड़ा सा नहीं देख सकेगा या उसकी देखने की सलाहियत होगी ही नहीं। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है उसमें बेसिकली ये होता है कि जाहिर सी बात है, जब बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोलने की सलाहियत भी बहुत कम रखता होगा। तो अगर हम उसे अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कर दें बच्चे को, तो वो उसकी स्पीच आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा देख नहीं सकता वो चीज़ों को टच करके, उनको महसूस कर वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है कि अच्छा ये
ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो हमें इन दोनों मामलात में डॉक्टर की तरफ फ़ौरन रुजू करना चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प आउट कर सकें। अगर बच्चे की स्पीच डिले आ रही है तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे। अगर उसे कोई जिस्मानी कमज़ोरी है तो हम उसे किसके पास लेकर जाएंगे? फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करें, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको स्पेशल किड्स के बारे में तो आप लोग इनबॉक्स भी कर सकते हैं। zachabachcha.com की टीम है वो आप लोगों के पास 24 आवर्स अवेलेबल है आप लोगों की हेल्प के लिए। और अपने बच्चों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।